हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी बड़ी एंटरटेनिंग है, कहीं पे भी बोर नहीं करती, फुल एक्शन पैक है। तो चलो इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हांगकांग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बेसमेंट में कनेक्टेड सबवे स्टेशन, जहां हमेशा भीड़भाड़ होती है। तभी सिक्योरिटीज आके सभी यात्रियों को स्टेशन खाली करने का आदेश देते हैं, क्योंकि एक सबवे ट्रेन में न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं जो तेजी से उस स्टेशन की तरफ आ रही है। वो ट्रेन आके स्टेशन में खड़ी एक ट्रेन से टकराती है, ट्रेन स्टेशन में घुस जाती है, बॉम्ब फट जाते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब क्या तबाही मचा सकते हैं वो हमें दिखाई देता है। बड़ी आग की लपेटें उठती है। देखते देखते एयरपोर्ट और उसके आसपास का 10 किलोमीटर के रेडियस का इलाका पूरी तरह से तबाह हो जाता है। 70 बिलियन का नुकसान हो जाता है और न जाने कितने जाने चली जाती है। गुस्सा दुनिया को तबाह कर सकता है, इसका ये एग्जाम्पल है। मगर ये इंसिडेंट हुआ नहीं, होने वाला है। अगर एक शख्स अपने गुस्से पे काबू ना रखे तो अब कहानी 5 साल पीछे चली जाती है। एक चोर किसी वॉच की शॉप में डकैती डालता है और जाते जाते एक बॉम्ब एक लड़की के हाथ में थमा देता है, जिसकी पिन निकाली गई है। अगर लड़की बॉम्ब को छोड़ती है तो बॉम्ब सेकंड में फट जाएगा। तभी हांगकांग के एक्सप्लोजिव डिस्पोजल ब्यूरो का ऑफिसर एंडी वहां आता है। वो उस डरी हुई लड़की को धीरज देते हुए बड़ी खूबी से उसके हाथ का बॉम्ब अपने हाथ में ले लेता है, फिर सेफ जगह उस बॉम्ब को फेंक के उसे ब्लास्ट कराता है। ऐसा ही एंडी है, अपनी जान खतरे में डाल के लोगों की जान बचाता है। उसका कलीग शॉन एंडी के इस नेचर से हैरान है। तभी पुलिस को खबर लगती है कि एक अपार्टमेंट में एक आदमी और एक औरत को हॉस्टेज रख के उन्हें बॉम्ब के साथ बांध दिया गया है। तो पुलिस चीफ डैनी वहां पहुंचते हैं। सिचुएशन को देख के एंडी और शॉन को बुलाया जाता है। अपार्टमेंट में सब जगह वायर्स का जाल फैला हुआ है। लड़के और लड़की को प्रेशर बॉम्ब पे बांधा गया है। अगर प्रेशर रिलीज हो जाता है तो वो बॉम्ब फट जाएगा। दोनों के बॉम्ब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बॉम्ब को प्रेशर में रख के ही डिफ्यूज किया जा सकता है। बॉम्ब RDX है, यानी फटा तो काफी तबाही मच सकती है। तो अब शॉन और एंडी 2 रॉड के जरिए अपना प्रेशर उस बॉम्ब पे डाल के हॉस्टेजेस को रिहा करते हैं। फिर दोनों बड़ी खूबी से एक ही वक्त पे बॉम्ब का वायर काट देते हैं। बॉम्ब डिफ्यूज होता है, सब राहत की सांस लेते हैं। अब एंडी उस अपार्टमेंट से निकल रहा होता है कि तभी उसकी नजर टेबल के नीचे रखे माइक्रोवेव पे जाती है। उसमें एक कैटी को रखा है। एंडी कैटी को रिहा करता है तो माइक्रोवेव की प्लेट से प्रेशर रिलीज होता है। उसके अंदर रखा बॉम्ब देखते देखते फट जाता है। एंडी और शॉन दोनों बॉम्ब के धमाके से कई फीट दूर जाके उड़ जाते हैं। अपार्टमेंट की जमीन फट जाती है। एंडी उसमें गिरता है। धमाके का असर शॉन पे ज्यादा नहीं होता, मगर एंडी अपना एक पैर गवा देता है। एंडी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां वो जल्दी ही रिकवर होता है। एंडी की हालत को देख के शॉन दुखी है, मगर एंडी ने कभी हार मानना नहीं सीखा। अपनी इस डिसएबिलिटी पे वह फाइट करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे फिर से बॉम्ब डिस्पोजल डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। बॉम्ब डिफ्यूज करके लोगों को बचाना, यही उसकी जिंदगी का मकसद है। एंडी की गर्लफ्रेंड जेनी उसे हौसला देती है। एंडी प्रोस्थेटिक पैर लगा के एक्सरसाइज शुरू करता है, कार भी चलाने लगता है, रेस ट्रैक पे भागना शुरू करता है और अपने आप को इस कदर फिट बनाता है ताकि उसे फिर से बॉम्ब डिस्पोजल डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया जाए। अपनी डिसएबिलिटी पे एंडी की इस तरह से जीत हासिल करना शॉन को अच्छा लगता है। एंडी का यही जुनून उसे पसंद है। जॉन का प्रमोशन होता है तो एंडी उसे सेलिब्रेट करता है। एंडी को अब आस लगी है फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने की। शॉन उससे कहता है कि डिसएबिलिटी की वजह से उसके बॉसेस एंडी को फील्ड जॉब नहीं देना चाहते, तो वो उसे डेस्क जॉब देंगे। मगर एंडी बॉम्ब एक्सपर्ट है, डेस्क पे बैठ के वो क्या करेगा, तो उसे जॉब मंजूर नहीं। उसके हिसाब से वो पहले जितना ही फिट है। अब 5 साल गुजरते हैं। एंडी एक लॉकर में एक बड़ा सा बैग रखता है। उसके जाते ही एक लड़का आके वह बैग कलेक्ट करता है। अब वह लड़का ग्रेजुएशन ड्रेस में एजुकेशन ब्यूरो के ऑफिस जाता है और अपने हाथ में रखा रिमोट दबाता है। उसके शरीर पे बंदा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। पूरा ब्यूरो का ऑफिस तहस नहस हो जाता है। इस बॉम्ब ब्लास्ट से पूरे शहर में खलबली मच जाती है। होम मिनिस्टर मीडिया को बताता है कि इस ब्लास्ट के पीछे कोई आतंकी संगठन नहीं है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो एक स्टूडेंट के पास इतना घातक बम आया कहां से। सुपरिटेंडेंट चैन बॉम्ब स्क्वाड डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जेनी को बुलाता है, जो इस केस की तहकीकात कर रही है। जेनी बताती है कि वह लड़का PhD कर रहा था, मगर एजुकेशन सिस्टम पे नाराज था। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी इस बात को लेके 6 महीने पहले सुसाइड की थी। तो इस लड़के ने डार्क वेब पे जाके बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला जान लिया। चैन को पता है कि इस तरह से फॉर्मूला जानने से तो कोई इतना घातक बॉम्ब नहीं बना सकता। जेनी बताती है कि बॉम्ब के इस सर्च के दौरान उस लड़के को किसी संगठन का मैसेज आया। उस संगठन का नाम वेंडेटा है, जो एक उग्रवादी संगठन है जो ऐसे ही राह भटके गुस्सेले नौजवान को हेल्प करते हैं। उनके दिल में बसी आग को हवा देते हैं। वो ऐसे जवानों को हर तरह की मदद करते हैं। ये बॉम्ब भी उसी वेंडेटा संगठन ने इस लड़के को दिया था। चैन जेनी को बताता है
कि खुफिया एजेंसी से पता चला है कि इस संगठन के 2 मास्टरमाइंड है। एक मैवरिक के नाम से जाना जाता है, जिसका असली नाम सिकॉन है। वह हांगकांग की एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वह लंदन से पढ़ा लिखा है। वह उस वक्त से उग्रवादी है। 30 साल पहले उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक फूड स्टोर में हंगामा मचा दिया था। उसका कहना था उसकी फैमिली ने इतना पैसा ड्रग्स बेच के कमाया है। मगर जैसे ही वह जेल से बाहर आया, उसने अपनी फैमिली के $300 मिलियन अपने किसी ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर किए और दुनिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 5 साल पहले वह नकली पासपोर्ट से हांगकांग लौटा। इस वक्त वो कहाँ है किसी को पता नहीं, मगर अब उसका मिशन है हांगकांग की तबाही। उसके कुछ इलीगल ईमेल में किसी डेवी का हमेशा जिक्र होता रहता है। इंटरपोल के हिसाब से ये डेवी वेंडेटा का और एक मास्टरमाइंड है, मगर इस डेवी की अब तक कोई आइडेंटिटी नहीं मिली। पिछले 4 महीने से उसने इस तरह के 30 सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट कराए हैं और एजेंसी से पता चला है कि वो कोई बड़ा आतंकी हमला कराने की तैयारी में है। वेंडेटा अपने आदमियों से डार्क वेब के जरिए कांटेक्ट में रहता है, तो अब चैन जेनी को सिकॉन और डेवी को खोजने का काम सौंपता है। यहाँ एंडी अपनी कार पार्क करके एक कॉफी शॉप में आता है। तभी एक आदमी कार के पास आके उसकी डिक्की खोलता है, तो उसमें बॉम्ब होता है जो ऑफ होता है। मतलब उस आदमी को बॉम्ब डिलीवरी करने के लिए ही एंडी वहां आया था। अब वह आदमी जैसे ही कार को वहां से ले जाने लगता है, तो उसकी कार पीछे से आती एक कार से टकराती है। डिक्की खुल जाती है। दूसरी कार वाला आदमी झगड़ा शुरू करता है, तो अब वहां पुलिस आ जाती है। सिचुएशन देख के एंडी उस कार से वो बॉम्ब निकाल के वहां से चला जाता है। रात को एक 5 स्टार होटल में एक फंक्शन चल रहा होता है, तो एंडी वहां आता है, मगर लिफ्ट से ऊपर जाते हुए होटल का सिक्योरिटी उसे टोकता है, तो एंडी उसे बेहोश करता है। मगर उनकी वह फाइट कैमरा रूम में बैठे सिक्योरिटीज देखते हैं, तो अब सब एंडी को पकड़ने दौड़ते हैं। एंडी ऊपर से नीचे स्विमिंग पूल में जंप करता है। उसके जंप करते ही फंक्शन में रखे टेबल के नीचे का बॉम्ब ब्लास्ट होता है। स्विमिंग पूल की दीवारें फट जाती है। पानी के बहाव में एंडी भी नीचे रास्ते पे फेंका जाता है। नीचे गिरते ही वो बेहोश होता है। सस्पेक्ट के रूप में एंडी को देख के शॉन और जेनी दोनों शॉक होते हैं। ब्लास्ट में 18 लोग मारे जाते हैं। एंडी को हॉस्पिटल में नजरबंद किया जाता है। पुलिस को यही लग रहा है कि ब्लास्ट एंडी ने किया है, तो शॉन और जेनी दोनों टेंशन में है। एंडी कोमा में चला जाता है। पुलिस की मीटिंग में शॉन बताता है कि ब्लास्ट किया गया बॉम्ब मिलिट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें टाइमर नहीं, ट्रिगर होता है जो नजदीक से दबाना पड़ता है, और शायद एंडी उसी ट्रिगर को दबाने होटल में आया था। डैनी बताता है कि एंडी बॉम्ब डिस्पोजल डिपार्टमेंट का ऑफिसर रह चुका है, तो वह बॉम्ब का एक्सपर्ट है, जिससे चांस शॉक होता है। यहाँ एक दिन एंडी कोमा से जाग जाता है। पुलिस चीफ डैनी उससे मिलने जाता है, मगर एंडी उसे पहचानता नहीं। डैनी उसे बताता है कि वह बॉम्ब ब्लास्ट का सस्पेक्ट है, मगर एंडी को कुछ याद नहीं, जिससे डैनी उस पर चिढ़ जाता है। एमआरआई से पता चलता है कि दिमाग का मेमोरी वाला पोर्शन डैमेज होने की वजह से एंडी को एमनेशिया हुआ है। डॉक्टर बताते हैं कि हो सकता है धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आए। वह बताते हैं कि एंडी की प्रोसीजरल मेमोरी कायम रहेगी, मतलब वह रोजमर्रा के काम कर सकता है, जैसे कि ब्रश करना, ड्राइविंग करना, स्विमिंग करना, क्योंकि ये चीजें डीपली सबकॉन्शियस माइंड में बसी हुई होती है। जाहिर है एंडी बॉम्ब बनाना और उसे डिफ्यूज करना नहीं भूलेगा। एंडी की रिपोर्ट पढ़ के जेनी की दिमाग में एक आइडिया आती है। यहाँ डॉकयार्ड में एक जगह एक कार आके रुकती है, जिसमें से सिकॉन नीचे उतरता है। सिकॉन अपने आदमियों से कहता है कि वह डेवी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही डेवी आएगा, वो अपनी सबसे बड़ी मिशन को अंजाम देंगे। अब सिकॉन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वह एंडी को हॉस्पिटल से छुड़ा के लेके आए, क्योंकि मिशन उसके बगैर पूरी नहीं की जा सकती। यहाँ हॉस्पिटल में एंडी को स्कैनिंग के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही उसके हाथ की हथकड़ियां खोली जाती है, एंडी पुलिस पे अटैक करता है और उनकी गन छीन के वहां से भागता है। तभी सिकॉन के आदमी भी हॉस्पिटल पे अटैक करते हैं। इसकी खबर जैसे ही डैनी को चलती है, वो भी पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। अब पुलिस और सिकॉन के आदमियों के बीच जंग छिड़ जाती है। उसका फायदा उठा के एंडी प्रोस्थेटिक वार्ड में घुस जाता है और वहां से अपने लिए एक नकली पैर हासिल करता है। अब नकली पैर लगाते ही वह कार के जरिए हॉस्पिटल से भागता है। अब वह एक मोबाइल और सिम कार्ड खरीदता है और अपनी मेमोरी में बसे एकलौते नंबर पे डायल करता है। वह नंबर जेनी का होता है, मगर जेनी फोन रिसीव नहीं करती। एंडी की मेमोरी में अभी भी जेनी बसी हुई है। यहाँ पुलिस को खबर लगती है कि एंडी एक साइबर कैफे में बैठा है, तो अब पुलिस वहां जाने निकलती है। एंडी साइबर कैफे में जाके डार्क वेब पे एक नया अकाउंट खोलता है। फिर उस वेबसाइट पे जाके ब्लिजार्ड नाम से लॉग इन करता है, तो उसका पोर्टफोलियो ओपन होता है, जहाँ एंडी ने अपने जिंदगी से जुड़े सब इंसिडेंट को पोस्ट किया होता है, जिससे एंडी को पता चलता है
कि वो कभी बॉम्ब डिस्पोजल डिपार्टमेंट में ऑफिसर था, तो ये भी पता चलता है कि शॉन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। एंडी साइबर कैफे में बैठा होता है कि तभी डैनी पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। डैनी को देख के एंडी भागने लगता है। डैनी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। लंबा चेस शुरू होता है। चेस में अब डैनी के साथ जेनी भी शामिल होती है। अब काफी पुलिस वाले एंडी को पकड़ने में लग जाते हैं, तो एंडी उन लोगों से बचते हुए एक स्टोर में पहुंच जाता है कि वहां उसका सामना जेनी से होता है। जेनी से उसे पता चलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और एंडी एक मिशन पे सीक्रेटली काम कर रहा है। दूसरे दिन वो शॉन को गन पॉइंट पे लेके अपने साथ एक हिल पे लेके जाता है और उससे पूछता है कि मैं कौन हूँ बताओ। शॉन बताता है कि कभी तुम ऐसे पुलिस वाले थे जो लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डालते थे। अब तुम एमनेशिया से पीड़ित हो, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं। एंडी उससे पूछता है कि अगर मैं वफादार पुलिस वाला था तो टेररिस्ट एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व हुआ। शॉन बताता है कि इंजरी से रिकवर होने के बाद जब तुम फिर से बॉम्ब स्क्वाड में ड्यूटी ज्वाइन करने आए तो मैनेजमेंट ने तुम्हें पब्लिक रिलेशन डेस्क जॉब ऑफर किया, जो तुम करना नहीं चाहते थे। तुमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो तुम्हें एक चांस दे, मगर उन्हें भी प्रोटोकॉल फॉलो करना था। एक पैर से डिसेबल ऑफिसर को बॉम्ब डिफ्यूज जैसा फील्ड जॉब नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने तुम्हें साफ इनकार किया, जिससे तुम काफी गुस्सा हुए, डिप्रेस हुए। तुम एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट हो, तो जाहिर है क्लार्क का काम कैसे कर सकते हो। तुम्हारे लिए वो डिमोशन था, वफादारी से नौकरी करने का वसीला था, और ऐसे में एनुअल फंक्शन में मेरा प्रमोशन डिक्लेयर हुआ तो तुम्हारे दिल में पुलिस सिस्टम के खिलाफ और गुस्सा बढ़ गया। भरे फंक्शन में तुमने बैनर दिखा के अपनी नाराजगी जाहिर की। तुमने बैनर में लिखा, पुलिस मैनेजमेंट एहसान फरामोश है, मेरा त्याग और ड्यूटी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारी ये बैनरबाजी मीडिया में चर्चा का विषय बनी, पुलिस की बदनामी हुई। शॉन की बातें सुनकर एंडी समझ जाता है कि पुलिस फोर्स में उस पर अन्याय हुआ। शॉन उससे कहता है कि तुमने अब जो किया है उसकी वजह से पुलिस में तुम्हारी वापसी के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। अपने गुस्से की वजह से पुलिस को छोड़ के तुमने टेररिस्ट का साथ दिया, हीरो से तुम विलन बने, तुमने पुलिस के साथ मेरी भी दोस्ती तोड़ दी। एंडी उससे कहता है कि जेनी ने मुझसे कहा मैं किसी मिशन पे हूँ, तो फिर ये कौन सा मिशन है। शॉन को किसी मिशन के बारे में पता नहीं होता। एंडी के जाने के बाद वो जेनी को फोन करके उस मिशन के बारे में पूछता है, मगर जेनी उसे कुछ भी बताने से मना करती है। तो अब यहाँ एंडी भी जेनी से मिलता है। जेनी बताती है कि पुलिस का गुस्सा एंडी ने उस पर भी निकाला और रिश्ते खत्म किए, क्योंकि उस वक्त एंडी को सब उसके दुश्मन लग रहे थे, मगर जेनी को एंडी की फिक्र थी। तो एक दिन वो उसके पास एक ऑफर लेके आई। FBI एक आतंकी संगठन वेंडेटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो इस वक्त हांगकांग में एक्टिव है। तो FBI को एंडी जैसे एजेंट की जरूरत है, क्योंकि एंडी का एंटी सोशल बनना, ऊपर से एक बॉम्ब एक्सपर्ट होना वेंडेटा को उसकी ओर खींच सकता है। एंडी अब ऐसा कैंडिडेट है जिसकी वेंडेटा को जरूरत है। तो सुपरिटेंडेंट चैन ने उसे अंडरकवर एजेंट बनने की ऑफर दी थी, जिससे एंडी जैसे ही वेंडेटा के कांटेक्ट में आएगा उनकी सारी मूवमेंट वो पुलिस तक पहुंचाएगा। हांगकांग की पुलिस सिकॉन को पकड़ना चाहती है, तो चैन चाहता था एंडी उसकी मदद करे। काम तो वही था, लोगों को बचाने का, उल्टा इसमें ज्यादा एडवेंचर था। एंडी ने चैन की वो ऑफर एक्सेप्ट की। होटल की बॉम्ब ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन एंडी ने जेनी को दे दी थी, मगर आइन वक्त पे जेनी ने एंडी को बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए भेजा। मगर सीन ऐसा बना कि दुनिया को लगा होटल में बॉम्ब एंडी ने प्लान किया है, और वो दुनिया की नजर में टेररिस्ट बना। सिर्फ जेनी जानती है वो टेररिस्ट नहीं है। अब जेनी एंडी को उसके खुफिया घर लेके आती है। वहाँ उसके प्रोस्थेटिक पैर भी होते हैं। जेनी बताती है कि वेंडेटा एंडी को वापस उसके साथ मिशन में शामिल करना चाहता है, तो एंडी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे। एंडी जेनी से पूछता है कि हमारी मुलाकात कैसे हुई। तो जेनी बताती है, मुझे पटाने के लिए एक फंक्शन में तुमने जानबूझ के मेरे ड्रेस पे वाइन गिराई। वह एंडी को एक GPS वॉच देती है। अब एंडी डार्क वेब की उस वेबसाइट पे जाके वेंडेटा के बारे में जानने की कोशिश करता है। एंडी को ऑनलाइन देख के वेंडेटा से मैवरिक का उसे मैसेज आता है कि जल्दी ही उनकी मुलाकात होगी। यहाँ शॉन भी एंडी की मिशन को जानना चाहता है, तो वो जेनी को फोर्स करता है कि वो उसे बताए। जेनी बताती है कि कोई मिशन है ही नहीं। एंडी अपने गुस्से को न्याय दिलाने के लिए वेंडेटा से जाके मिला और टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ। मगर होटल बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मैंने और चैन ने एक चाल चली। कोमा से बाहर आने के बाद एंडी अपनी मेमोरी गवा चुका था। उसी का फायदा उठाने का हमने सोचा और एक टेररिस्ट को फिर से पुलिस ऑफिसर बनाने का प्लान किया। हम न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिंग और साइकोलॉजी के साइंटिस्ट प्रोफेसर वांग से मिले, जो मेमोरी इम्प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे। हमने एंडी की दिमाग में ऐसी मेमोरी इम्प्लांट की जिससे वो यही सोचे कि वो पुलिस का आदमी है और टेररिस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। मैंने झूठी कहानी रचा के एंडी को बताया कि वो एक अंडरकवर एजेंट है और मैं ही उसकी हैंडलर हूँ। अब वह उन टेररिस्ट के साथ रह के हमारा काम करेगा, जिस पर उसका विश्वास बैठ गया। उनकी बातें सुनकर शॉन गुस्सा होता है कि वो एक इंसान की जान के साथ खेल रहे हैं।
उसके एमनेशिया का फायदा उठा के उसे खतरे में डाल रहे हैं। जेनी बताती है कि अगर एंडी पकड़ा भी जाता है तो होटल ब्लास्ट को लेके उसे उम्र कैद होगी। कम से कम वह देश के काम तो आए। शायद उसके काम को देख के हम कोर्ट से उसकी कम सजा की दरखास्त कर सकते हैं। यहाँ एंडी कॉफी शॉप में बैठा होता है कि वेंडेटा के आदमी आके उसे एक वैन में से लेके जाते हैं। जेनी जीपीएस डिवाइस से एंडी पे नजर रखे हुए है। वैन एंडी को डॉकयार्ड लेके आती है, जहाँ बेसमेंट के एक अड्डे में वेंडेटा के बाकी मेंबर भी होते हैं, जिनमें मनी, स्लेव, स्नाइपर और रीनो है। एंडी के हाथ पे लगाई वॉच के जरिए जेनी उनकी बातें सुन रही है। अब वेंडेटा का बॉस सिकॉन वेबकैम के जरिए सामने आता है। सिकॉन का आवाज सुन के जेनी अलर्ट हो जाती है। सिकॉन कहता है कि डेवी काफी इंतजार के बाद उनके पास आ गया है। अब हमें पता चलता है डेवी कोई इंसान नहीं बल्कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। वह बॉम्ब देख के एंडी हैरान होता है। सिकॉन कहता है कि हम पुलिस की तरह गद्दार नहीं, हम सब भाई हैं, एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। सिकॉन की बातों से इंस्पायर होकर एंडी अपनी जीपीएस वॉच निकाल देता है, जिससे सिग्नल बंद हो जाता है। स्नाइपर से एंडी को पता चलता है कि वह जल्दी ही एक छोटा ब्लास्ट करने जा रहे हैं, जो फाइनल बड़े ब्लास्ट के पहले की एक प्रैक्टिस होगी। तो अब एंडी को पता चलता है कि जल्दी ही जो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है वह मिशन उसी ने डिजाइन किया है। दूसरे दिन एक बिजनेस हब के यहाँ बॉम्ब रखा जाता है। पास ही की बिल्डिंग की टेरेस पे से स्नाइपर उस पे नजर रखे हुए है, मगर जैसे ही शॉन एंटी एक्सप्लोजन का ड्रेस पहन के बॉम्ब को डिफ्यूज करने जाता है, स्नाइपर उस पे गोलियां चला के उसे रोकने की कोशिश करता है। शॉन बॉम्ब को तो डिफ्यूज करता है, मगर 2 पुलिस वाले मारे जाते हैं। जेनी पुलिस फोर्स के साथ टेरेस पे जाके स्नाइपर को मार गिराती है। पुलिस वालों को मरा हुआ देख दूर मॉनिटर पे देख रहे एंडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता किसका साथ दे। वो उन पुलिस वालों की फ्यूनरल में जाके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मगर अब एंडी समझ गया है कि वो कोमा में जाने के पहले एक टेररिस्ट था। तो अब वह जेनी से जवाब मांगता है। वह उससे कहती है कि तुम 2 टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जिसमें कुल 30 लोगों की मौत हुई है, जिससे तुम्हें फांसी ही हो सकती है। मैं एंडी को उस देशद्रोही के रूप में मरते हुए नहीं देख सकती, जो कभी लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता था। तो अब एंडी उसे प्रॉमिस करता है कि वो वेंडेटा को नेस्ताबूत करके रखेगा। वह जेनी से कहता है कि डेवी कोई इंसान नहीं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसके जरिए सिकॉन जल्दी ही कोई बड़ा धमाका करने जा रहा है। मगर उसका प्लान क्या है उसे याद नहीं। यहाँ एंडी जैसे ही अड्डे पे लौटता है, उसे अरेस्ट किया जाता है और बेहोश करके सिकॉन के खुफिया अड्डे की ओर ले जाया जाता है। वॉच के जरिए जेनी वह लोकेशन जान लेती है। तो अब पुलिस फोर्स भी उस अड्डे की तरफ निकल पड़ती है। न्यूक्लियर बॉम्ब को और दूसरे बहुत सारे बॉम्ब को 2 कार में डाला जाता है। एंडी को होश आता है तो वह देखता है उसके सामने सिकॉन बैठा है। सिकॉन एंडी से कहता है कि फाइनल ब्लास्ट की आइडिया तुम्हारी ही थी और अब तुम पुलिस से मिल गए, सब कुछ चलेगा, मगर गद्दारी नहीं। सिकॉन एंडी से कहता है कि शायद तुम्हें याद नहीं, मगर हम बचपन के दोस्त थे। जब स्कूल में बाकी बच्चे मुझे बुली करते थे तो तुम मेरे लिए उनसे लड़ते थे। हम बचपन में मास्टरमाइंड का गेम खेला करते थे। तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन कभी नहीं आया। स्कूल के बाद मैं लंदन चला गया तो हमारा मिलना बंद हुआ। न्यूज से मुझे पता चला तुम पुलिस के बॉम्ब डिस्पोजल डिपार्टमेंट में ऑफिसर हो। वह देख के मेरा दिल टूट गया। जिस सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ रहा था तुम उसी सिस्टम का हिस्सा थे। एक दिन मुझे पता चला उस सिस्टम ने तुम्हें भी उखाड़ के फेंक दिया है। मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया, तुम्हें ब्लिजार्ड नाम दिया। तुम्हारा गुस्सा और मेरी अकल हमने साथ मिला ली। तुम इस सिस्टम से रिवेंज लेना चाहते थे और मैं इस खोखली दुनिया की बर्बादी चाहता था। हम नेपाल में एक दूसरे से मिले और ये वेंडेटा ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तुम उसके डिजाइनर बने तो मैं फाइनेंसर, और अब हम आखिरी मुकाम पे पहुंचे हैं तो तुमने पुलिस से हाथ मिला लिया। एंडी उससे कहता है कि मैं किसी भी हालत में ये टेररिस्ट अटैक होने नहीं दूंगा। सिकॉन उससे कहता है कि डेवी भी उसी का प्लान है। इतना आगे जाके अब वह पलट नहीं सकता। अब सिकॉन एंडी पे बॉम्ब फिट कर देता है और अपने लोगों के साथ फाइनल मिशन को अंजाम देने निकल जाता है। एंडी अपनी याददाश्त पे जोर देता है तो उसे याद आता है वह एक नहीं 2 मिशन है। एक मिशन है हांगकांग के 88 फ्लोर के इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर को बॉम्ब से उड़ाने की, जिसकी इंस्पिरेशन उन्हें 1992 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले से मिली थी। अब यहाँ पुलिस पहुंच जाती है। शॉन एंडी को बॉम्ब से छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर बॉम्ब में नंबर लॉक लगा है। अब जब बॉम्ब ब्लास्ट होने को 2 मिनट रह जाते हैं तो एंडी को याद आता है कि बचपन में सिकॉन रेड कलर के कॉम्बिनेशन को पसंद करता था। तो अब शॉन रेड कलर का कॉम्बिनेशन जोड़ के लॉक को अनलॉक करता है। दोनों वहां से भागते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ सिकॉन स्टेशन पहुंचता है तो उसकी दूसरी टीम IFC टावर पहुंचती है। वैन में बहुत सारे C4 बॉम्ब होते हैं। अगर वह ब्लास्ट हो जाए तो पूरा टावर गिर सकता है। तो अब टावर को पुलिस घेर लेती है। सिकॉन के आदमी बॉम्ब की वायर को जला के उसे एक्टिव करते हैं तो दूसरी ओर रीनो और उसके आदमी
सबवे ट्रेन के कंट्रोल ऑफिस में पहुंच के उस पर कब्जा करते हैं। जेनी एंडी से पूछती है कि सिकॉन डेवी को कहाँ इस्तेमाल करने वाला है, मगर एंडी को याद नहीं आता। तो दूसरी ओर बेसमेंट में पुलिस टेररिस्ट को मार गिराती है। सिकॉन हांगकांग सबवे स्टेशन पे कब्जा कर लेता है और सबवे ट्रेन में न्यूक्लियर बॉम्ब को लोड कर देता है। अब पुलिस की अल्फा टीम हांगकांग स्टेशन पहुंचती है। टेररिस्ट कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। जब ये न्यूज एंडी को पता चलती है तो उसे याद आता है कि सिकॉन का प्लान इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ाने का है। एयरपोर्ट स्टेशन पे न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करना ही उसकी मिशन है। एयरपोर्ट के रास्ते पे 3 स्टेशन है। तीनों स्टेशन पे ट्रेन का एक एक कंपार्टमेंट छोड़ा जाएगा जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। जैसे ही इंजन कंपार्टमेंट एयरपोर्ट स्टेशन से टकराएगा, उसके टकराने से डिटोनेटर ट्रिगर होगा और तीनों बॉम्ब एक के बाद एक ब्लास्ट होंगे। 10 किलोमीटर का पूरा एरिया तहस नहस हो जाएगा। $1 बिलियन का नुकसान होगा जो अगले 20 साल में भी पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ सिकॉन बॉम्ब की ट्रेन को स्टार्ट करता है और एयरपोर्ट की ओर निकलता है। दूसरी ओर वैन के बॉम्ब को डिफ्यूज किया जाता है। एंडी शॉन से कहता है कि ट्रेन को रोकने का एक ही तरीका है, ट्रेन के रास्ते में जो ब्रिज आ रहा है उसे उड़ा दिया जाए। ट्रेन पानी में गिरेगी और बॉम्ब का इम्पैक्ट कम होगा। तो अब ब्रिज को उड़ाने के लिए IFC वैन के बॉम्ब को इस्तेमाल करने का फैसला लिया जाता है। वैन में एंडी और शॉन बैठ जाते हैं। तो अब हेलीकॉप्टर से पूरी वैन को उठा के ब्रिज की तरफ ले जाया जाता है। यहाँ डैनी को जैसे ही टेररिस्ट के इरादों का पता चलता है, वो और उसकी टीम हॉस्टेजेस की परवाह किए बगैर फायरिंग शुरू करती है। सब टेररिस्ट को मार दिया जाता है। यहाँ सिकॉन कंपार्टमेंट को अलग अलग स्टेशन पे छोड़ना शुरू करता है। तो बॉम्ब स्क्वाड के एक ऑफिसर जैकी को स्टेशन से वह कंपार्टमेंट हटाने का काम दिया जाता है। दूसरी ट्रेन की मदद से जैकी बॉम्ब वाले कंपार्टमेंट को स्टेशन से दूर पुश करने लगता है। यहाँ एंडी और शॉन पूरे ब्रिज को बॉम्ब लगा देते हैं। जेनी ट्रेन कंट्रोल पे हमला करके सब टेररिस्ट को मार गिराती है, मगर वो सिकॉन की ट्रेन को रोकने में नाकामयाब होती है। ब्रिज के बॉम्ब पे डिटोनेटर लगाने का वक्त नहीं होता। तो अब एंडी फैसला करता है कि वो बॉम्ब को खुद जलाएगा। अब वो शॉन को ब्रिज से हटने बोलता है। न चाहते हुए भी शॉन चला जाता है। कंट्रोल रूम से देख रही जेनी समझ जाती है ये एक तरह की सुसाइड है, तो उसे रोना आता है। यहाँ सिकॉन दूसरे कंपार्टमेंट को रिलीज करता है। अब जैसे ही सिकॉन की ट्रेन ब्रिज पे आती है, एंडी डिटोनेटर को ऑन कर देता है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्रिज नीचे गिरता है। सिकॉन ट्रेन के साथ नीचे पानी में गिरता है। उसके साथ बॉम्ब वाले वो 2 कंपार्टमेंट भी नीचे गिरते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब का पानी में ब्लास्ट होता है, मगर धमाका पानी में होने की वजह से नुकसान कम होता है। समुंदर की लहरें बाढ़ की तरह किनारे से टकराती है। मिशन कामयाब होता है, मगर एंडी अपनी जान गंवा बैठता है। दूसरे दिन जेनी डॉक्टर मिंग से मिलती है और अपने दिमाग से एंडी की बुरी मेमोरी मिटाने बोलती है, सिवाय उनकी पहली मुलाकात की वो स्वीट मेमोरी छोड़ के। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।